हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूव द स्टडी। दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 10th। इसमें हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 नर्वस सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं श्रीजन आईसीएसई बायोलॉजी से। तो आप नर्वस सिस्टम आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वही सारी चीज़ें हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो साइड में आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जैसे जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारा माउथ हिल रहा है एंड हमारे कुछ कुछ जेस्चर्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, या हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज है, या जब हम चलते हैं तो हमारा मूवमेंट है पैरों का या और लिम्स का। तो एक साथ जब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कोऑर्डिनेशन में, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। लाइक जब हमें हम अपना हाथ गरम तवे पे जब पड़ा तो हमने जब उसको रिमूव किया तो उसमें सिर्फ आपके हाथ का काम नहीं था, वहाँ पे क्या है कि नर्वस सिस्टम उससे कोऑर्डिनेटेड है, एक कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है, राइट। अब कोऑर्डिनेशन में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब आपकी बॉडी ने स्टिमुलस को रिसीव किया और आपने उस पर रिस्पॉन्स किया, ठीक है। उन दोनों के बीच की जो एक रिलेशन है, एक साथ में उनका जो वर्क करना है, वो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स मतलब जहाँ से फॉर एग्जांपल गरम तवे पे जब मैंने टच किया तो स्टिमुलस रिसीव हुई, और जो उसका रिस्पॉन्स था कि मैंने हाथ को फ़ौरन हटा लिया, वो क्या था, दैट वाज अ रिस्पॉन्स। तो ये कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नर्वस सिस्टम के वजह से होता है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं जो एक साथ मिल करके किसी भी काम को एफिशिएंटली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, राइट। सच अ कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय टू सिस्टम। अब ये जो हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम है, हमारा बोलना, हमारा चलना, या कोई भी एक्टिविटी करना, डांस करना, आप अपना हाथ भी मूव कर रहे हो, अपने लेग्स भी मूव कर रहे हो, तो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, ठीक है। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दो सिस्टम्स मिल करके कंट्रोल करते हैं। वो दो सिस्टम्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम्स न्यूरल कंट्रोल करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन पास करते हैं, स्टिमुलस पास करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, केमिकल कंट्रोल करता है, मतलब हार्मोन्स रिलीज़ करता है। वो हार्मोन्स क्या है, वो एक तरह के केमिकल्स हैं जो इफेक्टेड ऑर्गन्स पे जाके अपना काम करते हैं। तो अभी आप आगे इसी सीरीज़ में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी पढ़ोगे। तो न्यूरल कंट्रोल इज़ अचीव थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ये जो स्टिमुलस होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स, जो ये स्टिमुलस पास होते हैं, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल हमारी बॉडी में, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारी बॉडी में पास होता है, उसके थ्रू होता है। दीज आर जनरेटेड बाय न्यूरॉन्स। अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या है, ये न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं एंड सेंस ऑर्गन्स एंड आर कनेक्टेड बाय द नर्व फाइबर्स। और हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे, वो क्या करते हैं, इनको आगे तक के लेके जाते हैं, कंडक्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू होता है, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होता है। डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू इफेक्टिव ऑर्गन्स तक के जाता है और वहीं पे अपना काम दिखाता है। वो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। नर्वस सिस्टम देखो एक्चुअली में क्या है, नर्व्स और नर्व फाइबर्स का एक पूरी बॉडी में जाल जैसा बना हुआ है, ठीक है, एक नेटवर्क है जिसमें नर्व सेल्स आते हैं और नर्व फाइबर्स आते हैं। अभी डिटेल में जानेंगे आप कि नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स होते क्या हैं। जस्ट अ सेकेंड।
ऑलराइट। तो दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, अब ये जो नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स हैं यही मिल करके क्या करते हैं, ब्रेन बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये सभी मिल करके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस रिसेप्टर्स एंड नर्व्स, ये सारी मतलब पूरा नर्वस सिस्टम आपका नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर से बना हुआ है। नर्वस सिस्टम प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट, सबसे तेज़ी से, अब जैसे जब आपका हाथ गरम तवे पे या किसी भी गरम ऑब्जेक्ट से टच होता है तो कितनी तेज़ी से उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो ये क्या है, फ़ौरन स्टिमुलस मिला, वो ब्रेन तक के पहुंचा और ब्रेन ने फ़ौरन सिग्नल पास किया कि आपको क्या करना है। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है तो हम ये सारी चीज़ें फ़ौरन कर सकते हैं। और इन केस ऑफ जब जो लोग होते हैं एडर्ली पीपल, उनमें जब ये प्रॉब्लम हो जाती है कुछ नर्वस सिस्टम की, तो उनके रिस्पॉन्सेज, ये रिफ्लेक्स एक्शन स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है, फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, स्टिमुलस सेंड करता है कंसर्न पार्ट बॉडी के और फौरन उसका रिस्पॉन्स लेके आता है इमीडिएटली। ठीक है, उसकी स्टिमुलस की जो रिस्पॉन्स है वो फौरन आती है। नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्या है, तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन है कीप अस इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम सेंस कर सकते हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, उसी के ज़रिए जो बाहर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं हम उसको फील कर रहे हैं, हम उससे अवेयर हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बॉडी का मूवमेंट, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, मतलब हमारे दिल का धड़कना, हमारे लंग्स का जो मूवमेंट है वो आपके हाथ में नहीं है, हार्ट का मूवमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट आपके हाथ में नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ें करता है, इसीलिए हमें नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन, अब बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सब की वर्किंग का जो जिम्मेदारी ले रखी है वो नर्वस सिस्टम ने ले रखी है। और सबसे बड़ी बात कि जो हम सोचते हैं, हम रीजनिंग कर सकते हैं, हमारी जो मेमोरी है, ये सारी चीज़ें भी आपके नर्वस सिस्टम से ही जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन क्या था, छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिल करके, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिल करके आपकी किडनी बनी हुई है। इसी तरह से न्यूरॉन क्या है, ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का पूरा आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इन्हीं से मिल कर के बना हुआ है। और जो ब्रेन है वो भी इन्हीं से मिल कर के बना हुआ था, बिलियंस ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं वो मिल कर के आपका ब्रेन बनाते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्व सेल्स क्या हैं। तो जो न्यूरॉन है वही उसको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम के। ठीक है, अब हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वैसे ये बहुत आसान है स्ट्रक्चर, आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। जो न्यूरॉन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। ये देख लो, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये नर्व सेल का डायग्राम है। इसमें जो ये पूरा येलो वाला पार्ट है ये आपकी सेल बॉडी होती है। और उसके बाद डेंड्राइट्स जो हैं, तो ये जो ब्रांचेस जैसे निकले हुए हैं, ये जो मोटा मोटा है ये डेंड्रॉन है, और छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं वो डेंड्राइट्स होती हैं। ठीक है, अगर इधर देखोगे तो जो ये ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये माइलिन शीट्स हैं, और इसके अंदर से जो येलो येलो गया हुआ है दैट इज़ द वो आपका एक्सॉन है, और एक्सॉन एंडिंग्स होती हैं ये। और जो ये बीच के सेपरेशंस हैं ये नोड ऑफ रैनवेयर हैं। एंड ये जो सेल्स होती हैं इनको शिवॉन सेल्स कहा जाता है। उसके अलावा नस्ल ग्रैन्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें आपके नर्व सेल में प्रेजेंट होती हैं। चलो ऊपर डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इसको। तो सेल बॉडी को कैरियन और साइटोन कहा जाता है। सेल बॉडी और साइटोन हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस, बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस है, और जो कि साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है। ठीक है, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब जो इसका साइटोप्लाज्म है उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स लैक पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करते। सेंट्रोसोम अगर आपको याद हो तो जो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम क्या करता है, वो डिवीजन का काम रोल प्ले करता है। तो न्यूरॉन्स में ये डिवाइड नहीं करते।
साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन कंटेन द फाइनो न्यूरोफिब्रिल्स दैट हेल्प इन द कंडक्शन। अब इसके साइटोप्लान जो होता है साइटोप्लाज्म, उसमें कुछ न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा उसमें डार्क कलर के कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको निसिल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा सेल बॉडी के बारे में। उसके बाद डेंड्राइन्स, जो उसमें से शाखें निकली हुई हैं, ब्रांचेस जैसी जो हैं, वो डेंड्राइन्स हैं। तो ये ब्रांच फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दो डेंड्राइन्स थ्रू डेंड्राइन्स अ न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद द नेबरिंग न्यूरॉन्स। मतलब ये जो ब्रांचेस है, इनके ज़रिए ये दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, जुड़ता है, कनेक्ट होता है। डेंड्राइन्स रिसीव इम्पल्स एंड पास देम टू साइटोन। ये क्या करती हैं, इम्पल्स लेती हैं, उसको सेल बॉडी में पास कर देती हैं। हैंस दे आर कॉल्ड द एफेरेंट प्रोसेस। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एफेरेंट प्रोसेस कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको एफेरेंट प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस क्योंकि ये क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है और जो साइटोन है सेल बॉडी, उसमें पास कर देता है। एक्सॉन क्या है, एक लंबा सा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है, जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है वो न्यूरॉन का, वो एक्सॉन है। इट मे वेराई फ्रॉम फ्यू मिलियन टू मोर देन अ मीटर। अब ये मतलब बहुत लंबा भी हो सकता है, कुछ मीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है। इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम, अब देखो उसका क्या काम है, ये सेल बॉडी से कहाँ तक क्या करता है, सेल बॉडी से दिस ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी ईडर टू द डेंड्राइन्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, सेल बॉडी से इम्पल्स को, देखो जो डेंड्राइन से सेल बॉडी में आ रही है इम्पल्स, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू वो दूसरी डेंड्राइन्स में जाएगी, ठीक है, और टू द एफेक्टर ऑर्गन, या फिर डायरेक्टली एफेक्टर ऑर्गन जो है वहाँ पर चला जाता है। और इसको कहते हैं इफरेंट प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्सॉन जो है वो 3 लेयर्स में कवर्ड होते हैं। एक्सोलेमा, द इनर मोस्ट कवरिंग इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको एक्सोलेमा कहते हैं। ये सब आपने क्लास 7 में नहीं पढ़ा था। माइलिन शीट क्या है, मिडिल लेयर होती है, और श्योन सेल्स जो होती हैं वो माइलिन लेयर्स को बनाती हैं। उसके बाद आती है न्यूरोलेमा, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्सॉन की, उसको न्यूरोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा एंड न्यूरोलेमा आर कॉन्टिन्यूस कवरिंग। अब देखो एक्सोलेमा और न्यूरोलेमा क्या है, ये कॉन्टिन्यूस कवरिंग है, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। लेकिन माइलिन शीट जो है वो हिस्सों में टूटी हुई होती है। डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा। द गैप्स इन द माइलिन शीट्स आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवेयर। और जो गड्ढे हैं, जो मतलब जो ब्रेक्स हैं, ये उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर। एट द फ्री एंड द एक्सॉन इज ब्रांच। अब जब नीचे की तरफ आ जाता है, ये एक नर्व सेल है, तो एक्सॉन फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। द टिप्स ऑफ दीज ब्रांचेस आर स्वेलन, और इसकी जो आखिरी के जो एंड है वो सूजे सूजे होते हैं, ताकि वो दूसरे डेंड्राइन्स के साथ अटैच्ड हो सके। अभी आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे साइनैप और साइनैप क्लेप्ट का फॉर्मेशन होता है, जो एक्सॉन एंडिंग कहलाते हैं। दे स्टोर एसिटिल कोलाइन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है। 7th में आपने ये पढ़ा था कि ये क्या एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वहाँ पे आपने इसका नेम नहीं पढ़ा है। अब आपने नेम भी जान लिया कि वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। एसिटिल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये जो एक्सॉन की एंडिंग होती है उसमें ये स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। यहाँ से डेंड्राइन से साइटोप्लाज्म में आती है, सॉरी साइटोन में आती है सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन क्या करता है, उसको आगे दूसरे वाला जो होगा न्यूरॉन उसमें पास कर देता है, ठीक है। तो चलो फटाफट अबाउट माइलिन शीट देख लेते हैं क्या लिखा है। माइलिन शीट्स ऑफर हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये इसकी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। इतने इतने इंटरवल पे, मतलब 2 mm के गैप पे, 1 से 2 mm के गैप पे ये ब्रेक होती हैं, उसको नोड ऑफ रैनवेयर कहते हैं। माइलिन शीट इन माइलिन नर्व फाइबर्स, अच्छा माइलिनेटेड मतलब है कि कुछ ऐसे भी नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें ये माइलिन शीट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो जिसमें प्रेजेंट होती हैं वो माइलिनेटेड कहलाते हैं, जिसमें नहीं होती हैं वो नॉन माइलिनेटेड कहलाते हैं, ठीक है। फिर द इम्पल्स फ्लो फ्रॉम द नोड टू नोड एंड दिस इज कॉल्ड सैल्टेटरी कंडक्शन। इसमें क्या होता है, मतलब जो माइलिनेटेड होते हैं उसमें नोड, जो नोड्स यहाँ पे थे, नोड्स ऑफ रैनवेयर, वहाँ से दूसरे नोड तक के इम्पल्स फ्लो करते रहते हैं, तो उसको सैल्टरी कंडक्शन कहलाता है वो। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू द माइलिनेटेड नर्व इज अबाउट 20 टाइम फास्टर। अब जो नर्व्स में माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं उसका कंडक्शन 20 टाइम फास्टर होता है नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उसमें नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू नर्व इम्पल्स जल्दी से पास होती है।
माइलिनेटेड शीट इंसुलेट द एक्सॉन एंड देस प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द इम्पल्स इन द एडजेसेंट नर्व फाइबर। और ये क्या करती है, एक तरह से इसको इंसुलेशन का भी काम करती हैं कि आगे के जो वो हैं नर्व्स हैं उनसे वो मिक्स ना हो पाए। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हमने नर्व सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं। सेंसरी, ठीक है, जिसको हम एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं, मोटर, और उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है इंटर न्यूरॉन, जो कि एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहलाता है, एक तरह से मिक्स हम उसको कह सकते हैं। अभी आगे देखते हैं डिटेल में। तो सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन कैरी द सेंसरी इम्पल्स। ये क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से इम्पल्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं। इसीलिए इनको हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि इनका काम है जहाँ से इम्पल्स को रिसीव किया वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक के लेके जाना। ठीक है, फिर दूसरा आता है मोटर और इफरेंट। ये क्या करते हैं, दे कैरी द मोटर इम्पल्स। देखो, वो सेंसरी इम्पल्स कैरी करेंगे, मतलब जो स्टिमुलस है उसको कैरी करेंगे, और कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे। अब ये इफरेंट है तो अब ये सेंसरी इम्पल्स नहीं, ये मोटर इम्पल्स लेके आएगा, और कहाँ से लाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेके जाएगा इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स या ग्लैंड जहाँ पे वो रिस्पॉन्स होना है। उसके बाद आता है एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। दे कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। अब ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम मिक्स न्यूरॉन भी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे बना हुआ है सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर मतलब कोल्ड रिसेप्टर जो हमारी स्किन में ठंड के रिसेप्टर्स हैं, फिर उसके बाद डेंड्रॉन्स हैं, फिर ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू, ये कहाँ जा रही है, यहाँ से इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है। ठीक है, सीएनएस में जा रही है। तो इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी एंड फिर ये आपका मोटर न्यूरॉन है, और इसमें देखो उल्टा चल रहा है, इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स है वो वापस इफेक्टर ऑर्गन में आ रहे हैं। अब ये कोई भी मसल है तो मसल को पीछे की तरफ खींचना है या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उस पे आएगी डायरेक्टली। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इफेक्टर ऑर्गन में आती है, और ये इफेक्टर मतलब ये कह सकते हो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। ठीक है, चलो, अब ये हो गया आपका, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन, रिसेप्टर से सीएनएस में जाएगी, ये सीएनएस से इफेक्टर में जाएगी, सेंसर, और इन दोनों को ये जोड़ता है आपस में। तो अब हमारा न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि नर्व फाइबर्स क्या है। उसके बाद बात करते हैं नर्व फाइबर्स क्या हैं। तो एक्सॉन जो होते हैं, देखो जो एक्सॉन है वही नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। तो मतलब न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पोर्शन है खाली, दैट इज़ नोन एज द नर्व फाइबर। ठीक है, सो दे मे बी मोर देन 1 मीटर और लॉन्ग। तो ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो 1 मीटर या उससे लंबे हो सकते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, मैड्यूलेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, एंड नॉन मैड्यूलेटेड जिसमें माइलिन शीट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। सो अब देखो, मैड्यूलेटेड जो है दे हैव अ फैटी कवरिंग। तो जो माइलिन शीट है वो क्या है, एक फैटी कवरिंग है उनके अराउंड, एंड उसी को कहते हैं माइलिन शीट। और इनके वजह से जो माइलिन शीट के वजह से नर्व फाइबर्स जो हैं वो उनका जो कलर होता है वो वाइट, ग्लिस्टरिंग वाइट के जैसा होता है। दीज फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो अपीयरेंस उनका वाइट होता है, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर है वो मेलिनेटेड शीट जो एक्सॉन्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है, मतलब मेलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है। उसके बाद नॉन मैट्यूलेटेड नर्व फाइबर्स की अगर बात करें तो इसमें मेलिन शीट नहीं होती है, और ये भी ये स्पाइनल नर्व्स में पाए जाते हैं, क्रैनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अभी आप आगे पढ़ोगे उसमें ये नॉन जो मैड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लो, ये मेलिन शीट प्रेजेंट है और ये उसको जूम करके बताया गया है, और यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो वो नर्व फाइबर्स इस तरह के दिखते हैं। अब नर्व्स क्या हैं, जब नर्व क्या है, इन नर्व
फाइबर्स का बंडल है, मतलब नर्व फाइबर्स हम एक्सॉन को कह रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नर्व फाइबर का मतलब है एक्सॉन। अब न्यूरॉन का जो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला डायग्राम देखो, तो इतना जो हिस्सा है इसको हम नर्व फाइबर कहते हैं, ये हटा दिया हमने, सेल बॉडी जो थी, ठीक है। अब जब बहुत सारे एक्सॉन का गुच्छा, बंडल जो होता है वो क्या करता है, वो नर्व्स बनाता है, ठीक है। इनक्लोज इन अ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू शीट, मतलब कॉमन कनेक्टिव टिश्यू की शीट में ये पैक्ड होते हैं। इट मे बी कंपेयर्ड विद अ थिक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल, जैसे घरों में हमारे बिजली के तार होते हैं, उसके ऊपर एक रैपिंग होती है और अंदर बहुत सारे तार होते हैं, तो इसी तरह से जो अंदर तार हैं उसको हम एक्सॉन कह सकते हैं या नर्व फाइबर्स कह सकते हैं। और ऊपर क्या है, एक कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू शीट की। दे अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सप्लाइड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये अराइज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये भी 3 तरह के होते हैं। अभी जो हम लोगों ने टाइप्स के बात करी थी इससे पहले, ठीक है, वो हमारा जो था वो हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, न्यूरॉन्स की बात करी थी ना, 3 तरह के न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर एंड देन उसके बाद जो एसोसिएशन वाला था। अब ये नर्व्स हैं, नर्व्स का मतलब एक्सॉन के गुच्छे, तो ये भी सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर होती हैं, फिर मिक्स होती हैं, तो एक्चुअली में ये मिक्स नर्व्स होती हैं, तीसरी वाली, जिनका काम भी वैसा ही होता है जो हम लोगों ने एसोसिएशन न्यूरॉन के बारे में बात करा था, जिसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, दे ट्रांसमिट द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, ठीक है, वही चीज़ है जो वहाँ लिखी थी। सेंसरी न्यूरॉन ये क्या करते हैं, जो आपका रिसेप्टर्स है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में लेके जाते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिक, आँखों की जो नर्व्स हैं ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये क्या करती हैं, सेंसरी इम्पल्स आँखों से ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कैरी करती हैं, ठीक है, तो ब्रेन में लेके जाती हैं, मतलब जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं आँखों की और दूसरी जो है ऑडिटरी नर्व जो कि आपके एयर में है, ये दोनों क्या करती हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्रेन में लेके जाती हैं। तो ये आपकी हो गई सेंसरी नर्व्स। उसके बाद मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड ऑर्गन में लेके आएंगी और मोटर फिर फाइबर्स की बनी हुई होंगी, तो ब्रेन से जो आँखों में वापस की तरफ आ रही हैं, वो जो आई मसल्स तक के पहुंच रही हैं वो क्या है, वो मोटर नर्व्स हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मिक्स नर्व, तो ये सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों की बनी हुई होती हैं एंड ये क्या करती हैं, सेंसरी और मोटर इम्पल्स दोनों प्रोवाइड करती हैं। तो ऑल स्पाइनल्स एंड मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स वो क्या होती हैं, वो मिक्स नर्व्स होती हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, ये शीट है, अंदर बहुत सारे एक्सॉन प्रेजेंट है, सेल बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है, वो न्यूरॉन में आ जाता है, वो जब हम कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि साइनैप्स और सिनेप्टिक क्लिफ क्या है, ठीक है। तो द टर्मिनल नॉब ऑफ द एक्सॉन, आपने अभी सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जो एक्सॉन होते हैं वो नीचे से उनके जो एंड्स होते हैं वो सूजे सूजे होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल एंड्स जो हैं एक एक्सॉन के दूसरे के डेंड्राइन से कनेक्टेड होते हैं और ये जो पॉइंट है कांटेक्ट का, इसी को कहा जाता है साइनैप्स। एट साइनैप्स टू न्यूरॉन्स आर नॉट लिंक डायरेक्टली। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, एक वहाँ पे गड्ढा है, एक नैरो गैप है, वो जो गैप है उसी को कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ, ठीक है। वही जो गैप है वो सिनेप्टिक क्लेफ है और उसी में से न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटिल कोलाइन अभी हम लोगों ने बात करी थी, वो न्यूरोट्रांसमीटर वहीं से ही क्या होता है, पास होता है। तो फिगर 10.6 में देख लो, फिगर 10.6, ठीक है। तो ये गैप है, ये एक एक्सॉन की एंडिंग है और दूसरा डेंड्राइन है, तो ये जो गैप है इसी को हम सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ओके, चलो वापस आ जाओ, बेसिक टर्म्स है। स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस क्या है, जैसे आप कोई भी एक्सटर्नल जो आप फील करते हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो आप जैसे कोल्ड या आपके सेंस ऑर्गन जो रिसीव कर रहे हैं, जो एक एक्शन हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंज फील हो रहा है वो स्टिमुलस है।
रिसेप्टर्स क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं जो उस स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। इम्पल्स क्या हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस आपको ट्रैवल हो रही है एक्सॉन के थ्रू, वो इम्पल्सेस होती हैं। रिस्पॉन्सेज क्या हैं, जो उसका रिजल्ट स्टिमुलस के फॉर्म में आता है ब्रेन से। इफेक्टर्स, जहाँ जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो काम हो रहा है। साइनैप्स अभी हम लोगों ने बात करी, और सिनेप्टिक क्लिफ। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नर्व इम्पल्स की बात करते हैं कि जो ये एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये क्या है, किस तरह से होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चेक पॉइंट 1 तक के कवर अप कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। अ नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज। तो जो नर्व इम्पल्स पास हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक तरह का एक केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल एक करंट है आप कह लो, दैट मूव अलोंग द न्यूरॉन। वो क्या करता है, न्यूरॉन के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो रहा है। और आप इतना तो अब समझ ही गए हो कि एक्सॉन एंड डेंड्राइन, साइनैप्स और साइनेप्टिक क्लिफ है उसके बीच में, ये वो, ठीक है, एक सीरीज में वो पास होता रहता है। सो दिस इज जनरेटेड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। और ये होता कैसे है, जब एक्सटर्नली हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, मतलब जैसे गर्मी, सर्दी, हॉट या किसी भी तरह का स्टिमुलस हमारी बॉडी में जब हमने रिसीव किया, उसके बाद वो डिस्टर्बेंस हुआ। तो देखो होता क्या है, दिस इज जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट, कुछ भी, ठीक है। वो क्या करता है, disturb the distribution of sodium and potassium ion on the outer and inner surface of न्यूरोलेमा ऑफ द एक्सॉन। तो इसके वजह से क्या होता है, इस स्टिमुलस की वजह से सोडियम और पोटेशियम, अभी आगे पढ़ोगे कि ये इनका रोल क्या है, सोडियम और पोटेशियम आयन का। तो जो एक उनका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है एक्सॉन की इनर सरफेस पे, न्यूरोलेमा में, तो वो डिस्टर्बेंस होता है। अब देखो कोर्स ऑफ इम्पल्स क्या है, ये एक फॉलो, स्टिमुलस आया, रिसीव हुआ सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, फिर उसके बाद वो जो डेंड्राइन्स हैं सेंस न्यूरॉन की, उसमें गया, फिर डेंड्राइन्स के बाद सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी के बाद वो कहाँ जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन के बाद साइनैप्स के थ्रू वो दूसरे वाले डेंड्राइन्स में आएगा, फिर दूसरे वाले डेंड्राइन के थ्रू दूसरी जो सेल बॉडी है दूसरे न्यूरॉन की, उसमें आ जाएगा। अब ऐसे ही होते 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 फिर वो आगे पास ऑन होता है। तो ये कोर्स है कि उसका पाथ क्या है, ठीक है। अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अब हम नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है, पूरा मैकेनिज्म जो है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले नॉलेज डेस्क देख लेते हैं। द नर्व इम्पल्स ट्रैवल एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अबाउट 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब पर सेकेंड में 120 मीटर ये ट्रैवल कर लेता है, इतनी तेज़ी से चलता है। सो दिस कंडक्शन इज़ फास्ट इन केस ऑफ मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनमें ये कंडक्शन क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो नर्व इम्पल्स दो मेजर इवेंट के थ्रू पास होता है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन थ्रू नर्व फाइबर्स, मतलब जो एक्सॉन्स हैं उनके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ पास होता है। फिर दूसरा है केमिकल ट्रांसमिशन। अब जब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक्सॉन में पूरा पास हो गया, उसके बाद क्या होता है, जब साइनैप सिनेप्टिक क्लिफ जो है, जो एक गड्ढा है, वहाँ से जो आगे पास होता है वो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, मतलब वहाँ पे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से वो आगे का ट्रांसमिशन होता है। तो अभी हम लोग अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अब देखो समझो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नर्व फाइबर्स से कैसे होती है। नर्व इम्पल्स पास थ्रू एन एक्सॉन एज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, मतलब चार्जेस जैसे क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ये डीपोलराइज होते रहते हैं और एक डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं। दिस अगर बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन अक्रॉस द न्यूरोलमा। और ये होता क्यों है कि जो न्यूरोलमा जो लेयर होती है उसमें सोडियम आयन जो होते हैं वो उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेज हल्का सा ब्लर हो गया है। Neurolemma of resting neuron has more sodium ion on its outer surface। अब देखो जो एक रेस्टिंग न्यूरॉन है उसके आउटर सरफेस पे जो उसका न्यूरोलेमा का आउटर सरफेस है उसमें सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, और
on its outer surface and more potassium and chloride ion on the inner surface. और inner surface पे क्या होता है, पोटाशियम और क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं. देयरफॉर न्यूरोलेमा हैज़ पॉजिटिव चार्ज. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बाहर की सरफेस में क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे एंड निगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस. तो यहाँ पे देखो, बाहर के सरफेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर क्या है, चार्जेस सारे निगेटिव हैं. अब देखो क्या होता है. सो सच अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, जहाँ पे आउटर में पॉजिटिव है और इनर में क्या है, आपके पास निगेटिव चार्जेस है. व्हेन अ न्यूरोलेमा गेट एक्साइटेड बाय अ स्टिमुलस. अब देखो क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस मिलती है और न्यूरोलेमा के जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सोडियम आयन का, ये डिस्टर्ब हो जाता है. तो क्या होता है, सोडियम आयन रश इनटू द एक्सॉन एंड पोटेशियम आयन मूव आउट. तो ये जो सोडियम आयन है, ये पॉजिटिव आयन एक्सॉन में आ जाते हैं. मतलब ये पॉजिटिव आयन अंदर आ जाते हैं एक्सॉन में, और जो आपके पोटेशियम आयन है वो बाहर चले जाते हैं. ठीक है, सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं और पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं. द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. तो जो अंदर की मेम्ब्रेन थी अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. ठीक है, एंड द आउटर सरफेस बिकम निगेटिवली चार्ज. और बाहर की तरफ क्या हो जाता है, निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं. दिस रिवर्सल ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. जो ये चार्जेस उल्टा हो जाता है, स्टिमुलस की वजह से ये होता है. इसी को कहा जाता है डीपोलराइजेशन. एंड द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज मेम्ब्रेन. फिर जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है. फिर ऐसे ही वो जो चार्जेस हैं वो आगे मूव करते हैं. A wave of depolarization move along the length of the axon. अब ये पूरे एक्सॉन के थ्रू ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होते होते ये इम्पल्स क्या करती है, आगे मूव करती है. एज ए वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पासिस द मेम्ब्रेन रिटर्न टू नॉर्मल. फिर वो आगे बढ़ती है तो वापस से फिर उसमें जहाँ पे नेगेटिव हुआ था वो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है. तो इस तरह से यहाँ पे देखो तो एक एक्साइटेड रीजन बनता जाता है. तो जो ये पिंक कलर का ये एक्साइटेड रीजन दिखाया जा रहा है, और ये इस तरह से एक्सॉन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, तो बायो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें तो कैसे हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, एक एक इस तरह से इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स है वो पास होती रहती है. दिस इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन, और उसी को कहते हैं रिपोलराइजेशन. दस द नर्व इम्पल्स पास डाउन द एक्सॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन. तो इस तरह से वेव पॉजिटिव नेगेटिव होते होते जो नर्व इम्पल्स होती है वो पूरे एक्सॉन से पास हो जाती है. तो ये हमने इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो है नर्व इम्पल्स का नर्व फाइबर के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का एक्सॉन के थ्रू हमने पढ़ लिया. अब हम बात करेंगे केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है. अब देखो एक्सॉन में पूरा वो नीचे तक के आ गया, एक्सॉन के एंड तक के आ गया. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा आपका केमिकल ट्रांसमिशन. व्हेन नर्व इम्पल्स अराइव एट द साइनैप्स, मतलब अब वो यहाँ पे आ गया, साइनैप्स तक के पहुँच गया. ठीक है, अब देखो क्या होगा. द केमिकल एसिटिल कोलाइन इज रिलीज फ्रॉम द वेसिकल्स प्रेजेंट इन द टर्मिनल knobs of axon called presynaptic bulbs. अब देखो यहाँ पे आपके प्रीसिनेप्टिक नॉब है ये, इसमें से क्या होता है, वो केमिकल रिलीज होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलाइन. इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लिफ. तो वो क्या होता है, इधर से इधर, ये जो सिनेप्टिक क्लिफ है उसमें डिफ्यूज होता है एंड इंटर द एंडिंग ऑफ द डेंड्राइन्स. वो केमिकल वहाँ से दूसरी वाली डेंट्राइन में चला जाता है. ठीक है, यहाँ से निकल के इस तरफ आ जाएगा आपका. फिर क्या है, इट देन इनिशिएट अ न्यू वेव ऑफ डिपोलराइजेशन. और जब, एक मिनट, यहाँ से केमिकल, ओफो, यहाँ से केमिकल इधर आ गया, अब ये डेंड्राइन्स में आ गया. अब उसके बाद ये क्या करेगा, फिर एक नया वेव डीपोलराइजेशन वाला और रीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस फिर से चलेगा. दैट ट्रैवल थ्रू द डेंड्राइन इनटू द सेल बॉडी एंड देन टू द एक्सॉन. फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है. फिर वो डेंड्राइन से साइटोप्लाज्म में उसमें जाएगा, साइटॉन में ना, साइटॉन में जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, फिर वो आगे इसी तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. अब एट साइनैप्स क्या हो रहा है, एट साइनैप्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स
वहाँ पे एक केमिकल इवेंट है, वो इलेक्ट्रिकल इवेंट नहीं है, ठीक है। द केमिकल सिक्रीटेड एट द एंड ऑफ द एक्सोनल फाइबर, वो क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलाइन, डोपामाइन, GABA, गाबा एक्सेट्रा आर मैनी न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ओनली द एंडिंग सिक्रीट द केमिकल्स, तो ये केमिकल सिर्फ एक्सॉन एंडिंग से ही सिक्रीट होता है। और साइनैप फंक्शन एज वन वेव पैसेज सो दैट इम्पल्स कैन, एक ही डायरेक्शन में ये फंक्शन करता है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज ऑलवेज फ्रॉम एक्सॉन टू न्यूरॉन, इसका डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा। फिर है ड्रग इन्फ्लुएंस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो ड्रग्स क्या करते हैं, इस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर देते हैं। सो बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एफिनिटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपके इस ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं। वो क्या है, हाइड्रोजिनोप्रोपोनियोइक एसिड affect the biosynthesis of GABA. Drug like alcohol, heroin, nicotine increases the amount of neurotransmitter in the synaptic cleft. तो जब ये सारे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है जो ड्रग्स लेते हैं उनका नर्वस सिस्टम वो उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन में नहीं रहती है क्योंकि वो न्यूरो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है। दिस कॉजेज अ रिलीज ऑफ मोर डोपामाइन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होने लगता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल एंड एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से जो पर्सन है, जो जिसने ड्रग लेके रखा होगा, वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, तो उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डोपामाइन जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है डोपिंग टेस्ट इन स्पोर्ट। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं अपनी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, तो उसके लिए ये डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट रिफर टू द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इसमें कुछ स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं जिसके यूज़ करने से पता चल जाता है कि पर्सन जो स्पोर्ट पर्सन है उन्होंने ड्रग्स तो नहीं लिए हैं। द यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स इज़ बैन, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैंड है, क्योंकि वो क्या करते हैं, विन करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए ड्रग्स का यूज़ होता था, तो ये बैन है। तो द एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एम्फेटामाइंस, एफेड्राइन, कोकीन, कैफीन एंड मोडाफिनिल, ये सभी आपके इसके नेम हैं। डोपिंग टेस्ट और डोप टेस्ट इज कैरी आउट टू डिटरमाइन वेदर एन एथलीट इज टेकिंग द परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो भी एथलीट है क्या उसने अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ड्रग्स लिए हैं या नहीं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चेक पॉइंट 1 पे। चेक पॉइंट 1 में सबसे पहला है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, आपको पता है न्यूरॉन है। फिर माइलिन शीट की इम्पोर्टेंस क्या है, माइलिन शीट के वजह से जो कंडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। नेम द सेल दैट फॉर्म द माइलिन शीट, तो जो शिवॉन सेल्स हैं वो माइलिन शीट फॉर्म करती हैं। साइनैप्स क्या है, साइनैप्स जो दोनों बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो साइनैप्स है। फिर मेडुलेटर और माइलिन फाइबर्स क्या हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो केमिकल है दैट पास डाउन द साइनैप्स वो है आपका एसिटिल कोलाइन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सो उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन।